उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव बिलसर की मिट्टी में आज भी परंपराओं की गंध थी। लेकिन उन्हीं परंपराओं में कुछ ऐसे भी थीं जो समाज को अंदर ही अंदर खा रही थी। उनमें सबसे बड़ी थी दहेज प्रथा। गांव की पगडंडियों पर हर सुबह बैलों की गाड़ियों के पहियों की चरमराहट सुनाई देती थी। नीम के पेड़ के नीचे बैठा रामलाल, एक 50 वर्षीय साधारण किसान, अपनी फटी हुई धोती और झुर्रियों भरे चेहरे के साथ जमीन की तरफ नहीं, आसमान की ओर देखा करता, मानो ऊपर वाले से सवाल कर रहा हो, क्या बेटी पालना पाप है? रामलाल की एक ही संतान थी, सुमन, एक चंचल, होशियार और पढ़ाई में तेज लड़की। उसकी माँ जब वो सिर्फ 4 साल की थी तब दुनिया छोड़ गई थी। रामलाल ने उसे माँ और बाप दोनों बनकर पाला। खेतों की जुताई, घर का चूल्हा, सब कुछ अकेले संभालते हुए उसने एक ही सपना देखा, मेरी बेटी किसी के घर दहेज में नहीं जाएगी, बल्कि अपनी काबिलियत से दुनिया जीतेगी। बिलसर गांव की गलियों में सुबह सुबह जब स्त्रियां कुएं से पानी भरने जाती तो बातें चलती। रामलाल की लड़की बड़ी हो गई है, अब तक शादी नहीं की। कहते हैं बिना दहेज के देगा बेटी को। अरे कोई लेगा भला ऐसे? इतना भी घमंड ठीक नहीं। जनाना चीज है, कभी न कभी तो भेजनी पड़ेगी। रामलाल चुपचाप सुनता रहता। गांव के तानों की आदत सी हो गई थी उसे। लेकिन वो जानता था, उसकी चुप्पी कोई कमजोरी नहीं, बल्कि ये उसकी जिद का हिस्सा है। गांव में लड़कियों को 8वीं के बाद स्कूल भेजना पाप समझा जाता था। लड़कियां घर के काम करने के लिए होती है, किताबों के लिए नहीं। ये सोच जड़ जमा चुकी थी। लेकिन रामलाल ने सुमन को शहर के स्कूल में दाखिला दिलाया। हर दिन 5 किलोमीटर साइकिल से ले जाना, फिर खेत जाना, यही उसकी दिनचर्या थी। गांव वालों ने विरोध किया, पंचायत में बुलाया। पंच बोले, रामलाल, तू अपनी बेटी को स्कूल भेजकर गांव की लड़कियों को बिगाड़ेगा? अगर पढ़ाई से बिगड़ती तो बेटों को क्यों पढ़ाते हो? रामलाल का जवाब सुनकर सभा सन्न रह गई। सुमन के मन में कभी डर नहीं था। वो जानती थी उसके पिता उसकी ढाल है। सुमन पढ़ाई में अव्वल आती रही। उसके चेहरे की चमक, उसकी आंखों में सपना था, पिताजी, मैं आपकी बेटी नहीं, आपकी सबसे बड़ी जीत बनना चाहती हूँ। मेरी बेटी जब कलेक्टर बनेगी तो मैं चौपाल में बैठकर बताऊंगा, ये है मेरी कमाई। जब सुमन 20 वर्ष की हुई तो पहला रिश्ता आया, पास के गांव से एक बैंक कर्मचारी का। लड़के के घरवाले शहर से थे, मगर संस्कार पुराने। दहेज में एक बाइक, एक फ्रिज और 1 लाख नकद दे दीजिए। लड़की पसंद है हमें। रामलाल ने सिर झुकाकर कहा, माफ कीजिए, मेरी बेटी बिकाऊ नहीं है। मैं आपकी सारी मांगे पूरी नहीं कर सकता, लेकिन हाँ, बेटी की अच्छाई जरूर दे सकता हूँ। रिश्ता टूट गया। गांव में हल्ला मच गया। रामलाल ने रिश्ता ठुकरा दिया, इतनी हिम्मत! अब बेटी कुंवारी रह जाएगी सारी उम्र। रामलाल चुप रहा, लेकिन उस रात उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, हे भगवान, मेरी बेटी की कीमत कोई नहीं समझ सकता, पर एक दिन वो खुद अपनी कीमत दुनिया को बताएगी। सुमन अब गांव की पहली लड़की बन चुकी थी जो स्नातक की पढ़ाई के लिए शहर जा रही थी। ये निर्णय रामलाल के लिए आसान नहीं था। हर ओर बातें होने लगी। लड़की को अकेली शहर भेज दिया? रामलाल का दिमाग खराब हो गया है। कल को कुछ गलत हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा? रामलाल इन बातों से डगमगाया नहीं। उसने बेटी को स्टेशन तक पहुंचाया और जाते वक्त बस इतना कहा, बेटी याद रखो, तुम मेरा आत्मसम्मान हो। दुनिया कुछ भी कहे, तुम खुद से कभी मत हारना। सुमन की आंखें भर आईं। पहली बार वो पिता से दूर जा रही थी, लेकिन हौसला उसके साथ था। शहर का कॉलेज एक नया अनुभव था। यहाँ लड़के लड़कियां बराबरी से पढ़ते, अपने विचार खुलकर रखते। सुमन ने खुद को किताबों में डुबो दिया। सुबह 6 बजे उठना, नाश्ता खुद बनाना, फिर कॉलेज, लाइब्रेरी, फिर वापस कमरा, यही दिनचर्या थी। पढ़ाई के साथ साथ वो यूपीएससी की तैयारी करने लगी। वो जानती थी, एक अधिकारी बनकर ही वो अपने पिता की उम्मीदों को साकार कर सकती है। हर हफ्ते पिता को चिट्ठी लिखती, पिताजी, मैं हर दिन खुद को आपकी मेहनत के लायक बनाने की कोशिश करती हूँ। दहेज नहीं, मैं आपको गर्व दूंगी। उधर गांव में रामलाल अकेले हो गया था। खेत वही थे, काम वही था, लेकिन बेटी के बिना घर सूना लगता। गांव वालों की बातें अब और जहरीली हो चली थीं। बेटी शहर में अकेली है, भगवान बचाए। लड़की को पढ़ा के कौन सा चांद तोड़ लेगा ये? रामलाल अब जवाब नहीं देता, सिर्फ मुस्कुराता। मेरी बेटी जो कर रही है
वो तुम सब की बेटियां कभी सोच भी नहीं सकती। 3 साल बीत गए। सुमन अब यूपीएससी के अंतिम राउंड तक पहुंच चुकी थी। इंटरव्यू बाकी था। इस बार अगर चूकी तो 1 साल और तैयारी करनी पड़ती। सुमन ने एक पुराने कंबल पर बैठकर अपने किराए के कमरे में पिता की चिट्ठी खोली। उसने चिट्ठी को छाती से लगाया और मन ही मन कसम खाई, अब हारने का हक नहीं। इंटरव्यू में सुमन से एक सवाल पूछा गया। आप दहेज प्रथा के बारे में क्या सोचती हैं? सुमन ने दृढ़ता से उत्तर दिया, मेरे पिता ने मेरी शादी के लिए 1 पैसा भी दहेज नहीं बचाया, लेकिन मेरी पढ़ाई के लिए अपनी पूरी जिंदगी की कमाई लगा दी। यही मेरे देश की जरूरत है। बेटियां जो बोझ नहीं, उम्मीद है। बोर्ड सन था। किसी ने पहली बार इतना भावनात्मक लेकिन सशक्त उत्तर दिया था। रात 9 बजे रिजल्ट आया। सुमन वर्मा, भारतीय प्रशासनिक सेवा, आईएएस, रैंक 41। उसने पिता को फोन मिलाया। हेलो, नमस्ते पिताजी। हाँ बेटी, कैसी हो? पिताजी, मैं अब अधिकारी बन गई हूँ। रामलाल की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कहा, हे भगवान, तूने मेरी जिंदगी सफल कर दी। अगले दिन स्थानीय अखबार की हेडलाइन थी, बिन दहेज की बेटी बनी आईएएस, गांव वालों को मिला करारा जवाब। पत्रकार सुमन से मिलने आए। कैमरे के सामने उसने कहा, अगर मेरे पापा दहेज के सामने झुक जाते तो आज मैं किसी रसोई में झुकी होती। गांव की महिलाएं पहली बार सोचने लगी, क्या वाकई हमारी बेटियां भी इतना कर सकती हैं? सुमन की सफलता की खबर जैसे ही गांव तक पहुंची, बिलसर की हवाओं में बदलाव आ गया। जो जुबानें पहले ताने देती थी, अब तारीफ के गीत गा रही थी। रामलाल की बेटी ने तो कमाल कर दिया। पहली लड़की जो अफसर बनी हमारे गांव से। बिन दहेज की बेटी अब सबकी बेटी बन गई। रामलाल अब चौपाल में सम्मानित अतिथि के रूप में बैठता। पहले जो आंखें उसकी गरीबी पर हंसती थी, अब झुककर सलाम करती। करीब 4 साल बाद जब सुमन गांव लौटी तो वो अब वही पुरानी सुमन नहीं रही थी। अब उसकी चाल में आत्मविश्वास था, चेहरे पर गरिमा, आंखों में साहस और निर्णय की चमक थी। गांव की बच्चियां उसे देखकर कहती, दीदी की तरह हमें भी पढ़ना है, मैं भी कलेक्टर बनूंगी। रामलाल की आंखों से खुशी के आंसू रुक नहीं रहे थे। देखा बेटी, तू अकेली नहीं लड़ी, तूने एक पूरी पीढ़ी को सोचने पर मजबूर कर दिया। अब वो समय आ गया था जब समाज खुद रिश्ता लेकर रामलाल के पास आने लगा। हमारे बेटे को दहेज नहीं चाहिए, आपकी बेटी तो रत्न है। पहले जो लोग रामलाल को दहेज के बिना लड़की का रिश्ता ना मिलने की बात कहते थे, अब वही लोग रिश्ते की लाइन में खड़े थे। रामलाल ने सुमन से कहा, बेटी, अब समाज ने अपनी सोच बदली है, अब तुम खुद तय करो कि क्या चाहती हो। पिताजी, मैं शादी जरूर करूंगी, पर अपने उसूलों पर। न दहेज दूंगी, न लूंगी और न ही झुकूंगी। एक दिन एक चिट्ठी आई। भेजने वाला था अभय शर्मा, एक शिक्षक जो दिल्ली में सरकारी विद्यालय में कार्यरत था। उसने लिखा था, मैंने आपके बारे में पढ़ा, आपके विचार सुने, मुझे आपके आत्मसम्मान से प्रेम हुआ है। मैं भी एक शिक्षक हूं, आपके बराबर नहीं, लेकिन आपकी सोच का सम्मान करता हूं। अगर आप मुझे एक साथी की तरह स्वीकार करें तो मैं गर्व से कहूंगा, मुझे दहेज नहीं, सुमन जैसी सोच चाहिए। सुमन पहली बार भावुक हो गई। उसने उत्तर दिया, आपका पत्र मेरे लिए प्रस्ताव नहीं, आदर है। मैं आपको एक साथी के रूप में देखना चाहूंगी, बिना दिखावे, बिना शर्त। शादी की तारीख तय हुई। समारोह सादा था। गांव के मंदिर में सिर्फ परिवार और कुछ नजदीकी लोग। न बैंड बाजा, न घोड़ी, न लहंगा, न सोने की जंजीरें। सिर्फ साधारण कपड़ों में आईएएस अधिकारी सुमन ने अभय का हाथ थामा और कहा, आज मैं किसी दहेज के बोझ में नहीं, बराबरी के रिश्ते में बंधी हूं। सारा गांव मंत्रमुग्ध था। शादी के बाद सुमन और अभय ने गांव में मिलकर एक अभियान शुरू किया। बेटी बिकाऊ नहीं होती। गांव-गांव जाकर लड़कियों को पढ़ाने का कार्य, अभिभावकों को जागरूक करने के सेमिनार। रामलाल भी इस काम में पूरी ताकत से जुड़ गए। गांव के चौपाल पर हर सप्ताह चर्चा होती, दहेज क्यों नहीं, बेटी पढ़ाओ, समाज बचाओ। अब जो गांव पहले सुमन को ताने देता था, वो अब लड़कियों के लिए कोचिंग सेंटर बनवाने लगा। आवाज जो गांव से निकली। सुमन और अभय की मुहिम बेटी बिकाऊ नहीं होती अब सिर्फ एक गांव की पहल नहीं रही। गांव-गांव, शहर-शहर तक सुमन की कहानियां पहुंचने लगीं।
अखबारों में, टीवी पर, यूट्यूब चैनलों पर। आईएएस सुमन वर्मा की बिना दहेज की शादी बनी प्रेरणा। गांव की बेटी अब करोड़ों की आवाज। हर राज्य से संस्थाएं उन्हें बुलाने लगी। कॉलेजों, पंचायतों और सरकारी मंचों पर सुमन बोलने जाती और हर जगह एक ही बात कहती, दहेज देना सिर्फ गलत नहीं है, यह हमारी बेटियों को कमजोर बनाने का तरीका है। एक पिता बेटी को जन्म से पालता है और फिर उसे बेचकर समाज को संतुष्ट करता है। अब वक्त है ये सोच बदलने का। सुमन ने अभय और अन्य समाज सेवकों के साथ मिलकर एक राष्ट्रीय याचिका तैयार की। दहेज मांगने पर सख्त सजा और बिना दहेज विवाह को टैक्स लाभ। ये प्रस्ताव केंद्र सरकार तक पहुंचा। कई सांसदों ने समर्थन किया। कुछ महीनों के भीतर इस पर चर्चा शुरू हो गई। सुमन संसद की सामाजिक न्याय समिति के सामने बोलने पहुंची। उसने आंकड़े रखे। हर साल दहेज के कारण 7,000 से अधिक मौतें। लाखों गरीब परिवार कर्ज में। पढ़ी लिखी बेटियां घर बैठी क्योंकि शादी की कीमत नहीं चुका सकते। बातों के अंत में सुमन ने कहा, मैं एक किसान की बेटी हूँ। मेरी शादी में सिर्फ एक जोड़ी कपड़े लगे थे, लेकिन आज मैं आपके सामने खड़ी हूँ। अगर मैं कर सकती हूँ तो हर बेटी कर सकती है। बस समाज को बदलना होगा। 1 वर्ष बाद राष्ट्रपति भवन से पत्र आया, आपको महिला सशक्तिकरण के लिए पद्मश्री सम्मान से नवाजा जाएगा। समारोह के दिन सुमन ने मंच पर आकर राष्ट्रपति के हाथों पद्मश्री ग्रहण किया और फिर भीड़ की ओर देखा। वहां पहली पंक्ति में बैठे थी रामलाल। वही किसान, वही कुर्ता, वही झुकी हुई पीठ, पर आंखों में चमक ऐसी जैसे सारा जीवन सफल हो गया हो। राष्ट्रपति ने कहा, यह पुरस्कार सिर्फ सुमन का नहीं, हर उस पिता का है जिसने अपनी बेटी को बोझ नहीं, अवसर समझा। रामलाल की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने धीरे से कहा, हे भगवान, अब मुझे कोई मलाल नहीं। सम्मान मिलने के बाद सुमन ने अपने गांव बिलसर में एक नया स्कूल खोला, रामलाल कन्या विद्यापीठ। इस स्कूल में कोई फीस नहीं ली जाती थी, सिर्फ एक शर्त थी, लड़की हो या लड़का, दोनों को समान शिक्षा मिलेगी। कोई भी पिता कभी बेटी को बोझ न समझे। अभय अब विद्यालय का प्रबंधन संभालते और सुमन समय निकालकर बच्चों को अपने जीवन की कहानियां सुनाती। कुछ साल बाद रामलाल बीमार हो गए, अस्पताल में भर्ती थे। आखिरी समय में उन्होंने सुमन का हाथ पकड़ा और कहा, बेटी, तूने मुझे समाज में इज्जत दी। अब जब मैं जाऊं तो बस ये वादा कर, तेरी हर बेटी किसी के घर दहेज में नहीं जाएगी, बल्कि खुद की पहचान लेकर जाएगी। सुमन ने उनसे कहा, आपकी बेटी ये वादा हर जन्म में निभाएगी। मैं कोई महान नहीं, बस एक बेटी हूँ जिसने अपने पिता की इज्जत को कभी बिकने नहीं दिया। रामलाल की आंखें शांत हो गई। वे चले गए, लेकिन पीछे एक क्रांति छोड़ गए। बिन दहेज की बेटी अब एक संस्था बन गई थी जो देश भर में लड़कियों को आत्मनिर्भर बनने की शिक्षा देती थी, माता पिता को जागरूक करती थी और दहेज प्रथा के खिलाफ हर कोने में आवाज उठाती थी। रामलाल की मृत्यु के बाद सुमन ने खुद को रोने नहीं दिया। उसने पिता की उस आखिरी इच्छा को जीवन का उद्देश्य बना लिया। अब देश की हर बेटी को ये एहसास दिलाना है कि वो बोझ नहीं, शक्ति है। सुमन और अभय ने मिलकर बिन दहेज की बेटी को एक राष्ट्रीय संस्था में बदल दिया। उसके 3 मुख्य लक्ष्य थे: दहेज रहित विवाह को बढ़ावा देना, लड़कियों की शिक्षा और आर्थिक आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करना, पिता बेटी के रिश्तों को समाज में सम्मान दिलाना। वो देश के अलग अलग हिस्सों में जाकर पंचायतों, विद्यालयों, कॉलेजों और यहाँ तक कि जेलों में भी दहेज और स्त्री सशक्तिकरण पर कार्यशालाएं देने लगी। एक दिन एक छोटे गांव की लड़की ने सुमन को पत्र लिखा, दीदी, मैं भी आपकी तरह अफसर बनना चाहती हूँ। पापा मजदूरी करते हैं, मैं उनके लिए लड़ना चाहती हूँ, जैसे आपने अपने पापा के लिए लड़ा। आपने जो किया उससे मैं जीने की वजह ढूंढ पाई हूँ। सुमन ने उस लड़की को अपने स्कूल में बुलाया, उसका पूरा खर्च उठाया और जब वो बाद में पुलिस अफसर बनी तो सुमन ने उसी के हाथों में मंच पर पुरस्कार ग्रहण किया। संयुक्त राष्ट्र ने सुमन को विमेन ऑफ चेंज अवार्ड के लिए न्यूयॉर्क बुलाया। वहां 60 देशों की महिलाओं के बीच उसने हिंदी में भाषण दिया। मैं उस देश से आती हूँ जहाँ दहेज एक प्रथा है और विरोध एक पाप, लेकिन मैं उस घर से आती हूँ जहाँ बेटी इज्जत थी, बोझ नहीं। और आज मैं दुनिया से कहती हूँ, अगर हम अपनी बेटियों को आजादी दें तो वो पूरी पीढ़ी बदल सकती हैं।
जिस समाज में बेटियां बिकती हैं, वहां इंसानियत मरती है। जहां बेटियां पढ़ती हैं, वहां भविष्य मुस्कुराता है। समय बीतता गया। सुमन और अभय की एक बेटी हुई। नाम रखा गया आशा। आशा भी माँ बाप की राह पर चली। जब वो 18 साल की हुई, उसने सुमन से कहा, माँ, मैं भी बिना दहेज शादी करूंगी और अपने जीवन साथी से बराबरी पर खड़ी रहूंगी, ना ऊपर ना नीचे। सुमन ने उसकी पीठ थपथपाई और कहा, बेटी, तू मेरी कहानी का सबसे सुंदर अध्याय होगी। मैं सिर्फ एक किसान की बेटी थी। मुझे कोई महलों में नहीं पाला गया, लेकिन मैंने ठान लिया था कि मेरी पहचान दहेज में नहीं बिकेगी। अगर बेटियों को सम्मान मिलने लगे तो एक दिन ये बेटियां इतिहास बना देंगी। कहानी वही पूरी नहीं होती। आज भी सैकड़ों गांवों में सुमन का नाम लिया जाता है, जैसे किसी संत का। हर साल 8 मार्च को बिन दहेज दिवस मनाया जाता है। लड़कियां जब बिना दहेज शादी करती हैं, तो पिता गर्व से कहते हैं, मेरी बेटी सुमन की तरह है। और जब कोई लड़की अफसर बनती है, तो पोस्टर पर लिखा होता है, बिन दहेज की बेटी, नई पीढ़ी की पहचान। दोस्तों, अगर आपको मेरी माँ की संघर्ष भरी कहानी अच्छी लगी हो और अगर आपको कुछ सीखने को मिला हो, और आज अगर यदि भविष्य में आप ऐसी अच्छी कहानी देखना चाहते हैं, तो इस चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।